आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम एक ऐसा टर्म है ना जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। छोटी क्लासेस में भी जब आपने कभी पढ़ाई करी होगी तो इकोसिस्टम टर्म तो एटलीस्ट सुना ही होगा आपने। तो इकोसिस्टम जब टर्म आपने सुना होगा तो इकोसिस्टम के बारे में कुछ आपके दिमाग में आता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा पूरा जो बायोस्फीयर है हम इसको इकोसिस्टम में काउंट कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पॉन्ड दिखता है, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको, ये छोटा सा एक पॉन्ड नजर आ रहा है आपको, ठीक है, लेकिन ये भी एक एग्जांपल है इकोसिस्टम का। अब ये जो पॉन्ड आपको दिख रहा है कैसे इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये आपसे खाना पानी कुछ भी नहीं मांगने जा रहा। ये सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, मतलब ये अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पे रेगुलेट करा सकता है। ना यहाँ पे कोई मॉनिटर बैठा है ना गाइड बैठा है। हाँ, एक चीज है कि फूड चेन जो है वो इसके अंदर भी है। फूड चेन आपने पढ़ रखा है, यहाँ वापस से हम लोग सारी चीजें देखेंगे। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, इकोसिस्टम का। दूसरी बात ये है कि इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करी जाती है तो सवाल ये उठता है कि इकोसिस्टम है क्या। इकोसिस्टम कोई लॉ तो है नहीं। तो इकोसिस्टम जो है वो बहुत सारे डेफिनेशंस को लेके आता है, मतलब सबका मतलब एक ही है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है कि इकोसिस्टम जो है वो हमारे नेचर का फंक्शनल यूनिट माना जाता है। अगर इकोसिस्टम है तो नेचर अपने आप को रेगुलेट कराएगा, नहीं रहेगा इकोसिस्टम तो नेचर अपने आप को रेगुलेट नहीं कराएगा, ठीक है। अब जैसे इस इमेज में आपको यहाँ पे एक फ्रॉग नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे फिश नजर आ रही है, यहाँ भी कोई ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, यहाँ भी एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है। बोलने का ये मतलब हुआ कि मतलब डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, इसी के अंदर से मैं याद करा रही हूँ आपके साथ के साथ। बोलने का ये मतलब हुआ कि इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको कि ये जो इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा, अगर ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या इनका इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट के साथ नहीं है क्या? बताइए, इन्वायरमेंट के साथ है या नहीं है इस पॉन्ड इकोसिस्टम का इंटरेक्शन? रिप्लाई करेंगे? मेरी आवाज़ जा रही है? जा रही है तो रिप्लाई भी करेंगे, ये नहीं कि पता चला म्यूट करके और सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा हूँ उधर से। बीच बीच में रिप्लाई भी आ रहा करते रहेंगे। हाँ, आ रही है तो उधर से रिप्लाई भी करेंगे। पता चला अकेले मैं ही बोलती रही, मैम इधर एक से बार उधर फिर से आप से रिप्लाई नहीं। बोलिएगा। देखिए, मैंने पूछा क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे एक पॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इस पॉन्ड में क्या है, ये सिर्फ आपस में इंटरेक्शन करेंगे या फिर इनका खुद का इंटरेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ भी होगा, ये पूछा मैंने। मैम इन्वायरमेंट इनका खुद इन्वायरमेंट का के साथ ही इंटरेक्शन होगा। इन्वायरमेंट के साथ भी होगा। होगा ना? यस यस मैम मैम। होगा। तो हाँ, तो यही मैं पूछ रही थी। क्यों मैंने बताया? मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि इससे आप डेफिनेशन तैयार करेंगे इकोसिस्टम के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए पॉन्ड एनिमल है, थोड़ा ब्लर है बट कोई बात नहीं, आपको पता चल रहा होगा क्या है। ये दिख रहा है आपको, टर्टोइज है, ठीक है, टर्टल है, यहाँ पे टैडपोल्स हैं, और मतलब ये है कि इतने सारे यहाँ पे एनिमल्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इतने सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे, प्लस ये वाटर में रह रहे हैं तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये इनका जो एटमॉस्फेयर है खुद का उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे।
तो इससे हम लोग क्या देखते हैं, कौन सी बात निकल के सामने आती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। ये अपने खुद के आसपास के इन्वायरमेंट के साथ ही इंटरैक्ट करने का काम करेगा। ठीक है। इकोसिस्टम का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। रीजन क्या है बोलने का, कि जो इकोसिस्टम, मैंने जैसे पहले बताया कि बच्चे इसको ना बायोस्फीयर के सेंस में लेते हैं कि हम पूरी धरती पे जितनी चीजें सरवाइव कर रहे होंगे सबको हम काउंट कर लेंगे इसके अंदर, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी मैंने यहाँ पे सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जांपल एक पॉन्ड का लिया है। ये पॉन्ड जो आपको छोटा सा तालाब दिख रहा है यहाँ पे, ये भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल ही है। ठीक है। चाहे आप पॉन्ड देखें या फिर लार्ज फॉरेस्ट और सी देखें। ठीक है। ये सब के सब यहाँ पे किसका एग्जांपल है, इकोसिस्टम का। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि पूरे बायोस्फीयर में जितने भी ग्लोबल इकोसिस्टम हैं उन सबको एक साथ एग्रीगेट करके ये बोलते हैं कि ये हमारे अर्थ के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। होगा भी। इकोसिस्टम के पास ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, और कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हैं। हैबिटेट के बारे में बात जब हम करेंगे तो हैबिटेट के बारे में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपका जो इकोसिस्टम है वो बेसिक 2 कैटेगरीज ऑफ हैबिटेट को कैरी करता है। इकोसिस्टम contains basic 2 categories, और ये जो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, these 2 categories आर, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, या तो एक्वेटिक हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है। यानी कि एक एक्वेटिक उसको बोलेंगे यहाँ पे जो कि वाटर में सर्वाइव करेंगे, दूसरा क्या है यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है। तो ये दो बेसिक कैटेगरी हैं आपके पास। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, चाहे फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, डेजर्ट हो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, टेरेस्ट्रियल के। टेरेस्ट्रियल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड है, रिवर है, एस्चुरी है। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सब एग्जाम्पल है एक्वेटिक के, मतलब वाटर वाला जो इकोसिस्टम है उसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है। ये आपका एक जो आपके बुक के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन है वो मैंने दिया है आपको। यहाँ पे आपके सामने सारे वर्ड्स, मैं भी वर्ड्स भी बोल सकती हूँ, टर्म्स भी बोल सकती हूँ, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर इसमें से किसी भी एक टर्म में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मेरे से, उससे मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। चलिए, अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक और बेसिक चीज़ है इसमें कि सवाल ये उठता है, यहाँ पे ना एक टर्म है प्रोडक्टिविटी। पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बच्चों से 1 मार्क का ये पूछा जाता है, प्रोडक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ किसी प्लांट का, ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि नहीं, इतने सारे तो नहीं, एक ही का लेते हैं पहले मेरे एग्जांपल। अगर ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी ग्रोथ को कैसे काउंट करते हैं, कितना इंक्रीज हुआ है, कैसे पता चलेगा हमें? ये जो यहाँ पौधा दिख रहा है आपको, कैसे आप पता लगाएंगे कि ये ग्रो किया है, बताइए। अच्छा, वो छोड़ दीजिए और जीरो लेवल पे जाते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि ये कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया है, इसको कैसे चेक करेंगे?
मेरी आवाज जा भी रही है, नहीं जा रही है? आ तो रही है मैम। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा क्या? मैंने वही सोच पूछा। आप बोली फोटोसिंथेसिस किसने लिए हैं ये पौधा। ये जो प्लांट दिख रहा है ये कितना फोटोसिंथेसिस करेगा, इसको कैसे काउंट करेंगे हम? ये कैसे इसको मेजर करेंगे हम? अच्छा, और बेसिक करती हूँ। किसी अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्शन हुआ है, कितना प्रतिशत हुआ है, इसको कैसे पता करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में देखिए, समझेंगे ध्यान से। ये जो यहाँ पे प्लांट, तीनों चीजें मैं बताती हूँ। जब केमिस्ट्री में ना, एक चीज बताऊंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपसे कोई पूछता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहली बात कि अगर आपको किसी को समझाना हो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सिंपल सी बात बोलिए, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। यही सीखा है ना? याद आया? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। मतलब कि यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बना है, इससे हम केमिकल रिएक्शन के रेट को पता करते हैं। मेरी बात समझ आई? क्या बोला मैंने? अब आप बोलेंगे ये केमिस्ट्री कहाँ से पूछती है बीच में? मतलब ये है कि अगर किसी चीज को बनना है तो कितना बना है, उसका रेट कैसे पता चलेगा? तो आप एक यूनिट टाइम लेंगे, उसमें देखेंगे वो कितना बना है। ठीक है, जैसे आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन, अगर आपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन किया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बना ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? हुआ है केमिकल रिएक्शन या नहीं? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो बने तब तो हम बताएं कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है। तो पहले पुरानी किताबों में जब आप इस रेट को देखते थे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, सबस्ट्रेट को भी डाला होता था, सब कुछ लिखा होता था। लेकिन अब जाके एक कंक्लूजन ये निकल के सामने आया कि हम सिर्फ ये देखेंगे यूनिट टाइम में प्रोडक्ट कितना बन रहा है। ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बताने वाली थी आपको। फिर मुझे याद आया मैं आपसे पूछ लूँ थोड़ा, आपके दिमाग में कितनी चीजें पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने इस प्लांट का एग्जांपल लिया। ये जो प्लांट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो दिख रहा है, ये प्लांट यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्लांट की ग्रोथ को हम कैसे मेजर करेंगे? तो इस प्लांट की ग्रोथ को मेजर करेंगे कि हाँ भाई, पहले इसका वेट कितना था। आप अपने ग्रोथ को कैसे देखते हैं? आप टाइम टू टाइम क्या करते हैं फ्रिक्वेंटली? अगर लेंथ आपको देखना होता है आप कितना ग्रो किए, तो आप हाइट मेजर करते हैं। आपको फिर एक सर्टेन एज आने के बाद वो स्टॉप हो जाता है। प्लांट्स में तो ये बढ़ता रहता है हमेशा। तो अगर प्लांट्स को देखना है तो आप इसके बायोमास को देखेंगे। तो बायोमास के बनने के रेट को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और नीट के एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी। वहाँ पे लिखा रहता है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, विद द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। तो हम लोग किसको टिक करते हैं? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास। इतने डेप्थ में जाके आप अगर सीखेंगे तब फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी पे मैं थी, बट मैंने इसके रिगार्डिंग जितना कॉन्सेप्ट था पूछा। अब आपने शौकिया नहीं बोला या आपको नहीं आता था, जो भी है, बट मैं तो बता रही हूँ यहाँ पे। इसमें हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ बायोमास। अब याद रहेगा, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। याद रहेगा आज के बाद से? ठीक है, यहाँ देखिए इनपुट में लिखा है प्रोडक्टिविटी। ये जो मैंने आपको समझाया है बिल्कुल कट टू कट क्वेश्चन यहाँ पे, इसके लिए ये देखिए आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है ये? प्रोडक्टिविटी। अब
बोलने में तो बहुत आसान है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपको पता नहीं याद है नहीं याद है, बट मैं याद दिलाती हूँ, चैप्टर 13 जब मैं करा रही थी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में मैंने आपको पैरासिटिज्म पढ़ाया था। जब मैंने पैरासिटिज्म पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जो पैरासिटिज्म है, अगर आप किसी से पूछे कि क्या पैरासिटिज्म का कोई फायदा हो सकता है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुन के कोई भी आपको बेवकूफ़ी बोलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखने पे आपको एक बात पता चलेगी कि एक्चुअली अगर आप नोटिस करें तो कोई भी फूड चेन जो आपके नेचर में अवेलेबल है, कोई भी XYZ एनी फूड चेन जिसको आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई भी फूड चेन ये भी दिखा रहा होता है साथ के साथ कि अगर नीचे से ऊपर के लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर हुआ, और 10% लॉ 10th क्लास में पढ़ा था आपने। 10% लॉ का मतलब है एक ट्रॉफिक लेवल से ऊपर के दूसरे ट्रॉफिक लेवल से ऊपर के दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर के दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, मतलब बारी बारी से जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे, उसमें से 10% जो एनर्जी है वही आगे ट्रांसफर किया जाता है। याद आया? नहीं याद आया तो मैंने याद दिला दिया। हर एक यानी नीचे से ऊपर वाले को आप 10% कम कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 0 कम कर दीजिए, यहाँ पे देखिए 100 हो गया। इसका भी 10% तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसका भी 10% तो यहाँ 1 हो जाएगा, समझ गए? तो इसको हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। क्या अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले लेवल पे सर्वाइव नहीं करे तो एनर्जी का फ्लो या इसकी ट्रांसफरिंग हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल है। तो मैंने वहाँ पे आपको सिखाया भी था और मैंने स्पेशल नोट करके लिखवाया था, मुझे याद है जब मैं पढ़ा रही थी, कि एक लाइन लिखेंगे पैरासिटिज्म में, उसमें नोट करेंगे कि पैरासिटिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में क्या करता है, ये एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे फूड चेन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फूड चेन। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अगर आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ फूड चेन से ही हो सकता है, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अगर आप सोचे कि आपको केबीसी की तरह ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन ए इससे होगा, ऑप्शन बी किसी से नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है वो आपके इकोसिस्टम में, आपके नेचर में सिर्फ किससे होगा, तो इसी फूड चेन से होगा। इस फूड चेन को छोड़ के और कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी अवेलेबल नहीं है जो एनर्जी ट्रांसफरिंग कर सके, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है यहाँ पे, फूड वेब है। ये भी आपस में फूड, जब ढेर सारे फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट कर जाते हैं उसको फूड वेब बोलते हैं। 10th क्लास में साफ साफ वहाँ पे आपको लिखा हुआ था। देन आपके पास है यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलने का मतलब है, आपको कार्बन साइकिल देखना है, देख सकते हैं, आपको नाइट्रोजन साइकिल देखना है। साइकिल बोलने का मतलब आपने जर्नी जहाँ से स्टार्ट करी है वहीं पे जाके उसको टर्मिनेट कर देना है, ठीक। और देन है यहाँ पे एनर्जी लॉस, ये भी उसका हिस्सा है। अब जैसे कैसे, यहाँ फूड चेन देख रहा है, तो ये जो फूड चेन आपके पास अवेलेबल है, तो एनर्जी लॉस हो रहा है तभी तो सिर्फ 10% ही जा रहा है, पूरा कंप्लीट तो जा नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, आखिर इन सब का रिलेशन क्या है आपस में, चाहे ये साइकिल हो, चाहे चेन हो, चाहे वेब्स हो, तो ये सब के सब जो है किसका रिजल्ट है? तो अभी जो मैं आपको एनर्जी फ्लो समझा रही थी, तो एक सिस्टम के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, इनका आपस में खुद में जो रिलेशनशिप है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो यही एनर्जी फ्लो रिस्पॉन्सिबल है। आप फूड चेन बोल सकते हैं, फूड चेन आपको सामने से दिख रहा है, एनर्जी फ्लो आपको दिखता नहीं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा पैरा और समझाया यहाँ पे। आगे चले हम लोग, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। हाँ, प्रोडक्टिविटी मैंने आपको समझाया, इसको याद रखेंगे। अब पता चला आज इतनी मेहनत करी है, फिर आगे जाके भूल जाएंगे। प्रोडक्टिविटी समझ आया सबको? सिर्फ एक लाइन ही यही लिखना है, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया है, इससे छोटा आप कर भी नहीं सकते। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। आगे चले हम लोग।
साहब। चलिए, अब यहाँ पे ना एक टर्म है आपके पास। उस टर्म को जब आप देखते हैं, ज्योग्राफी में भी सुन रखा है आपने, बट आपको फिर मैं पूछूं तो फिर आप गजनी बन जाएंगे, बोलेंगे नहीं इससे पहले हमने सुना ही नहीं कभी। टर्म है यहाँ पे आपके पास, ये मैंने समझाने के लिए किया था तो मैं इसको हटा देती हूँ, इसका कोई यूज तो है नहीं। आपने एक टर्म सुना होगा, स्ट्रैटिफिकेशन। सुना है? सुना हुआ तो लग रहा होगा कम से कम। ये टर्म लग रहा है सुना हुआ, स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए मैं पहले समझाती हूँ तब लिख देती हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगी क्या वही वही समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा, ये क्या नजर आ रहा है सबको? क्या दिख रहा है? ये लिखे हुए पे मत जाइए, क्या लग रहा है आपको ये? हम ये अर्थ का जो नीचे कोर रहता है ना वो है। सिर्फ कोर है? नहीं ना, मतलब उसके लेयर्स है। ऊपर से नीचे तक है ना? एक बच्चा कह रहा है हम्म। पेस्ट्री। एक बैच में मैंने पूछा था, पढ़ा रही थी, कह रहा है मैम ये पेस्ट्री जैसा दिख रहा है। एक्चुअली में हमने यहाँ पे लावा। अर्थ को अपर लेयर से लेके लोअर लेयर तक, मतलब बिल्कुल इनर मोस्ट तक हमने यहाँ पे इसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। और जब इसके बेसिक लेयर्स के बारे में बात करते हैं, लेयर्स या आप पार्ट भी बोल सकते हैं, तो आपके पास यहाँ कोर है, फिर मेंटल है, और फिर सबसे बाहर वाला जो है ये देखिए क्रस्ट है। सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इतनी ज्योग्राफी तो हर बच्चे को आती है, बचपन में ही पढ़ा था आपने, है ना? याद आया? कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो ये जो कोर, मेंटल और क्रस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो सवाल ये उठता है कि इस कोर, मेंटल, क्रस्ट का मुझे क्या करना है यहाँ पे? तो मुझे तो कुछ भी नहीं करना। मुझे आपको एक छोटी सी बात समझानी है कि ये जो यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है ये जो 1 बाई 1 करके जो आपको लेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके लिए इंग्लिश का वर्ड आता है स्ट्रैटा, STRATA। तो स्ट्रैटा से हमने बनाया स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बनाया हमने इसको? स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ज्योग्राफी की पढ़ाई तो कर नहीं रहे। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा तो बिल्कुल सही, ज्योग्राफी तो हम पढ़ नहीं रहे, हम यहाँ पे बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो बायो में फिर क्या समझे स्ट्रैटिफिकेशन को? तो बायो जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझें, 10th क्लास में डायग्राम है इसके रिगार्डिंग, इवोल्यूशन जिसमें पढ़ाया गया आपको, ठीक है, कि अगर इसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड हुआ तो वो यहाँ दबेगा, फिर पुराने टाइम में जाएंगे तो यहाँ से कुछ फॉसिल रिकॉर्ड मिलेंगे, उससे भी पुराने टाइम में जाएंगे तो यहाँ से कुछ फॉसिल रिकॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब है कि आप जितनी गहराई में जाएंगे, मतलब वो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, सारे लेयर्स जो है वो क्रस्ट नहीं देखेंगे आप, क्या आप अंदर थोड़ी चले जाएंगे यहाँ पे? आप ऐसा थोड़ी कोर के अंदर चले जाएंगे, वहां नहीं जाना है। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, क्रस्ट में भी जितने भी लेयर्स हैं, तो जब आप उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। मैं लिख देती हूँ, उसके बाद पूछती हूँ कि आपको डेफिनेशन याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, अब मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए आपको।
नहीं समझ आया ना तो कोई किसी ऐसे बंदे को उठा लीजिए घर में जिसके पास बायो नहीं है, उसको भी समझ आएगा। समझ गए? चलिए, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओके। इसका देखेंगे आप, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज, vertical distribution of different species occupying different levels सबका लेवल अलग अलग है ना, जो जितने नीचे वाले लेवल पे है वो उतना पुराना है। इट्स कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। अब आएगा एग्जाम में, तो अब ये नहीं सोचना है कि हमें नहीं आता या फिर हम नहीं, अगर नहीं लिख सकते इसके बाद तो फिर फॉल्ट आपका है। मैंने तो आपको 2000% यहाँ पे समझाया भी है, लिख भी दिया है, बता भी दिया है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन है। अब इसको पढ़ के देखिए, समझ आ रहा है आपको स्ट्रैटिफिकेशन? क्लियर है? यस सर। चलिए, याद रहेगा। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन जो है, यहाँ पे हम सारे लेयर्स को भी एनालाइज कर रहे हैं, प्लस ये भी देख रहे हैं कि इसके लिए ना बहुत अच्छा डायग्राम जो है आपकी 10th की किताब में है, जहाँ पे था ना एक हॉर्स था, फिर और भी उसके जैसे जैसे नीचे के लेयर में चलते चले जाते हैं, तो सारे जो एनिमल्स हैं वो उसमें अवेलेबल है। मैं देखती हूँ, अगर दिखता है तो मैं शो करती हूँ आपको। नहीं रहा इसमें। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूँ मैं? अब कॉम्पोनेंट स्टार्ट होगा। अब आपको कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की पढ़ाई मैं कराऊंगी। मतलब कि पूरा चैप्टर अगर आपको एग्जाम में दे दिया गया ना, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट अ नोट ऑन कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब लिखिए पूरा चैप्टर, पूरे फुल चैप्टर को आपको कॉम्प्रेस करके लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है, ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन अगर आ सकता है तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क मतलब आप ये नहीं कि आप सोचिएगा इसको करने से मैडम मैं मना नहीं कर रही, कर सकते हैं। आपको लिखने का ज़्यादा शौक है तो बिल्कुल कर सकते हैं। चीज़ों के बारे में इलेबोरेशन आसान है, लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ के रिगार्डिंग 35 to 40 पेजेस है, उसको 3 पेज में लिखना बहुत टफ टास्क है। ये मेरा बोलने का मतलब है। पूरा चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पूरा चैप्टर यही है तो ये भी बिल्कुल सही है। पहला अभी अभी तुरंत मैंने आपको प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन बताई है ना। तो हमारे इकोसिस्टम का पहला कंपोनेंट मतलब इकोसिस्टम का हिस्सा। आप नहीं है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, आप नहीं रहेंगे तो दुनिया चलेगी। लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर कल को जाके प्लांट्स बोले कि हम फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देते हैं, तब नहीं चलेगी दुनिया। समझ गए? प्रोडक्टिविटी पहला कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट जो है यहाँ पे डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज डिकम्पोजिशन। थर्ड इज एनर्जी फ्लो। फोर्थ वन इज, यही चार है, पांचवा नहीं है, ओनली फोर।
ये जो आपको 4 यहाँ पे नज़र आ रही है, ये सब मतलब कंपोनेंट, मतलब समझे, हिस्सा, पार्ट। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी के कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं, तो आप बेसिक कंपोनेंट बताते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। एज इट इज जैसे है ये, इसको कॉपी में नोट करके चलेंगे। नहीं नोट करना, स्क्रीनशॉट लीजिए, वो स्क्रीनशॉट जिंदगी भर रह जाएगा आपके डिवाइस में, कॉपी में तो कभी नहीं जाने वाला। कॉपी में नहीं जाएगा तो एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे। दो ही बातें हो सकती हैं, दूसरा तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए, ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। 4 है ये, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी अभी मैंने समझाया आपको। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि माइक्रोब्स जो है, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? और डिकम्पोजिशन का पावर जो है, इस पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे, पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे इकोसिस्टम में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास है। ना तो आज तक कोई कंपनी ऐसी बनी है, ना किसी के पास कोई पावर है कि कोई डिकम्पोजिशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फ्लो का तो एक ही तरीका है, फूड चेन के थ्रू होगा। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो बहुत सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है। जो 9th क्लास में था ना, जो 9th में आपने पढ़ा था, वही सब यहाँ पे इलेबोरेशन है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करूँ मैं? चलिए, तो बस नाम बताया मैंने। पहला हमारे पास जो यहाँ पे कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। आसान है, करना पढ़ने में इसको कुछ नहीं है। देखिए, प्रोडक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले वापस एक प्लांट को ही अज्यूम कीजिए, उसी से आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किसी भी प्लांट को अगर आप देखते हैं, कार्निवोर प्लांट का क्या करना है, इसको रहने देते हैं। एक गमले वाला एक पौधा उठा लेते हैं, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। आपको देख के ज़्यादा समझ आता है ना वैसे। चलिए, अगर हम इस प्लांट के बारे में बात करें, तो प्लांट्स की खासियत क्या है कि अगर ये अवेलेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो फूड चेन में आप जो प्राइमरी लेवल पे आप देख रहे थे, वो किसको देख रहे थे? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ प्लांट्स हैं और कुछ एल्गी जो है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो प्लांट है, अब डेफिनेशन समझिएगा ध्यान से, हम क्या लिखने वाले हैं। डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं कि रटना नहीं है आपको, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करनी, रट के जाएंगे एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब हुआ द अमाउंट ऑफ बायोमास। अभी मैंने प्रोडक्टिविटी पहले ही आपको बता दिया। बोलने का ये मतलब हुआ कि कितना बायोमास, जैसे ये पौधा यहाँ पे खड़ा है, इसमें कितना बायोमास और कितना ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। लेकिन बनाया तो पता कैसे चलेगा? तो पहली बात ये है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और दूसरी बात ये है कि ओवर अ टाइम पीरियड। कोई ना कोई आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको टाइम पीरियड दीजिएगा, चाहे आप 1 ईयर में देखिए, 1 मंथ में देखिए, कोई ना कोई आपको यहाँ पे यूनिट टाइम में उसको लेके देखना पड़ेगा, तब जाके हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, प्राइमरी प्रोडक्शन को। लिखूंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। प्राइमरी प्रोडक्शन इज
defined as the amount of बायोमास, ये तो हर जगह लिया जाएगा। और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड per unit area over a specific time period। कौन कर सकता है ये? प्लांट्स ही कर सकते हैं, आप तो कर नहीं सकते फोटोसिंथेसिस। पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हो गया बस। नोट कर लेंगे इसको। सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पे बार बार क्या कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास कर रहे हैं। तो बायोमास आप और निकाल भी कैसे सकते हैं? अगर हम इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो ये एक्सप्रेस कैसे हुआ? तो एक्सप्रेस ऐसे होता है ये कि चाहे तो आप इसको कैसे, आप इसका वेट देखिए कि कितना वेट है इसका, या फिर आप ये देखिए कि कितना एनर्जी प्रोडक्शन ये करता है। तो फिर इसके बाद ना वापस वही प्रोडक्टिविटी है जो अभी भी मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ये देखिए, प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ये क्या है? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ आपको जो मैंने आपको समझा रखा है। अगर आप इस बायोमास को देखना चाहते हैं या ऑर्गेनिक मैटर जो भी बन रहा है, तो चाहे तो आप इसको वेट के फॉर्म में देखेंगे। ऑब्वियस है, मास कैसे निकालेंगे? वेट ही देखना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई तरीका तो है नहीं। इसको हम लोग कैसे देखते हैं? ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर एनर्जी के टर्म में अगर आप देखते हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना पड़ता है, ये नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखा है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, हाँ, प्रोडक्टिविटी के बारे में जब हम लोग जिक्र करना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मैंने आपको बोला था यूनिट टाइम में देखेंगे, तो हम यहाँ पे 1 ईयर में देख रहे हैं। और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, अब इसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग जो इकोसिस्टम है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। कैसे? आपने देखा होगा जगह जगह पे स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है,
तो प्रोडक्टिविटी देखते हैं, एक साल में हर जगह की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, तब पता चलता है वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब एक और चीज़ है यहाँ पे, आसान ही है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है, ये बहुत पूछा जाता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, इसको ऐसे लिखा ही जाता है एग्जाम में, जीपीपी एंड एमपीपी। जीपीपी का मतलब है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए। अगर आप एक शॉप ओपन करते हैं, तो उसमें सपोज कीजिए कि आपने 1 लाख का पूरा जो है सामान लगाया, फिर आपने जब पूरा सेल किया तो आपको 3 लाख रुपए आए, तो आप क्या बोलेंगे, आपका पूरा जो बेनिफिट है वो 3 लाख है। हाँ, ग्रॉस आप वही बोल सकते हैं कि ग्रॉस जो है आपका वो क्या है, 3 लाख का। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं नेट के बारे में, तो नेट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो लॉसेज, लॉसेज बोलने का मतलब जो आपने वहाँ पे पूंजी लगाई थी उसको आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखेंगे, तो इसका बोलने का मतलब हुआ कि कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम में बना है, आपकी कितनी कमाई हुई थी, वो मोटे तौर पे लिखा। लेकिन अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से उसका रेस्पिरेशन लॉस नहीं माइनस करेंगे क्या, तो उसका लॉस कितना हुआ उसमें, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो एक बस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है नोट को कर देते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है, आपके एग्जाम में आएगा भी। पहला हो गया यहाँ पे आपका जीपीटी। छोटा सा लिख लीजिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बस, बहुत। फिर आ जाइए एमपीपी। है यही, बस इसमें से हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर देंगे। माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। हो गया बस, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे आप। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जीपीपी माइनस आर मतलब रेस्पिरेशन लॉसेस, इट बिकम्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ तक के पोर्शन में कोई डाउट किसी को, क्लियर है। यस मैम। चलिए ठीक है,
हाँ, इसके आगे ना नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ मैं आपको। मैम हाँ, बोलो।